नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एवन के फेसबुक लाइव पेज पर। मेरा नाम है मनन शर्मा, मेरे साथ कैमरामैन कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूचना का अधिकार और तमाम जानकारियां आज की युग में कितनी आवश्यक है और उनके बारे में जानकारी लेना इंसान का प्रथम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि आज के युग में अगर आपको अभाव है जानकारी का तो आप वो लाभ नहीं उठा सकते जो आपके योग्य है या फिर आप उसके पात्र हैं। इसी उपलक्ष्य में हम बात करने के लिए आज आप पहुंचे हैं मिस्टर तरुण अग्रवाल, जो कि 12 वर्षों से इस RTI के जो कि क्षेत्र में कार्यरत हैं और पूरे एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि जो हमारे साथ में ये शख्स मौजूद है और आज सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलने वाले हैं। सबसे पहले सर सवाल जो कि एक सावधानी से रूप से पूछा जाएगा कि RTI कब लागू हुआ और इसकी पीछे क्या मंशा रही सर? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को RTI दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। ये RTI आज 12 अक्टूबर 2020 को RTI अपने 15 साल पूरे कर चुका है। आज RTI की वर्षगांठ भी है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्रीमान, मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि RTI के पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि जो लोकतंत्र होता है, एक जो स्वतंत्र राष्ट्र होता है, तो लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है। इसको मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर ये बताएं तो ये एक चित्र है आपके सामने, ठीक है। ये चित्र ये बताता है कि वास्तव में जो ये एक अधिकारी हैं जो सूचना लेके और एक ग्रामीण के सामने खड़े हैं कि उसको जो जानकारी चाहिए थी उसको हाथ जोड़ के वो इस तरह से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये RTI की मंशा यही थी कि जो देश के अंदर है वो जनता ही असली मालिक होती है और जो लोक सेवक होते हैं वो अपनी सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो मैं इसमें दो बात आपको कहना चाहता हूँ। किसी भी देश की शासन व्यवस्था दो तरह से चलाई जाती है, एक होता है प्रजातंत्र और एक होता है लोकतंत्र। प्रजातंत्र में राजा का शासन होता है, राजा के बाद उसका बेटा राजकुमार होता है, वो राजा बनता है और उनके द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है सिर्फ वो उसका पालन करना होता है। जबकि लोकतंत्र के अंदर जनता ही असली मालिक होती है। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जनता के विकास के लिए, उनके हित के लिए नीतियाँ बनाई जाती है और उनका निर्धारण करके और वो कार्य किए जाते हैं। लेकिन आज 72 साल के बाद भी जब देश आज़ाद हुआ है तो लेकिन हमें ये नहीं लगता कि देश आज़ाद हुआ है। आज भी हमें अगर कोई कार्य के लिए सरकारी विभागों में जाना होता है तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, बाबू के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। बाबू जो होते हैं वो आपके काम अटकाने में माहिर होते हैं, अफसर जो होते हैं वो टालम टोल की नीति रखते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे देश आज़ाद हुआ नहीं है, आज भी वही गुलाम मानसिकता वाली स्थिति है जो अंग्रेजों के राज में हुआ करती थी। तो इन सबको देखते हुए जब ये देखा गया कि क्यों पब्लिक परेशान होती है अपने कार्यों के लिए, जब देश आज़ाद है तो उसके काम वैसे ही हो जाने चाहिए जो संविधान में बताए गए हैं। संविधान में बहुत विस्तृत कानून है, हमारे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। तो इसको देखते हुए 12 अक्टूबर 2005 को RTI कानून लागू किया गया था। इसके पीछे मैं आपको एक उदाहरण से इसको और समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक आपके घर में नौकर होता है, नौकर को आप सब्जी लेने भेजते हैं, सब्जी जब वो लेके आता है तो उससे आप हिसाब भी पूछते हैं कि जब कितने की सब्जी लेके आया, क्या भाव लेके आया, उसका वजन पूरा है या नहीं है। तो वो आप पड़ताल क्यों करते हैं? उसके पीछे आपकी मंशा होती है क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से खर्च हो रहा है, तो आप ये चाहेंगे कि उसके पूरे पैसे का हिसाब मिले, चीज़ मिले। तो बिल्कुल यही स्थिति भी हमारे देश के लिए लागू होती है कि जो ये सरकारी नीतियां हैं, कामकाज चल रहे हैं, तो इसके पीछे जो जनता के टैक्स का पैसा है वो ही खर्च होता है, तो उसका हिसाब किताब भी मांगना हमारा अधिकार होता है। तो इसके पीछे यही मंशा थी कि जनता अपने कार्यों का हिसाब पूछे लोक सेवकों से। तो इसको लेके 12 अक्टूबर 2005 को हमारा कानून RTI लागू किया गया था। जिस तरह से देख सकते हैं कि पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं आज इस RTI के कानून को आए हुए और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। सर, आगे जानना चाहेंगे कि सूचना के अधिकार के तहत इसका आवेदन किस प्रकार किया जाता है और क्या क्या इसके पैमाने होते हैं? सर जी, सूचना के अधिकार का आवेदन करने की बहुत सिंपल प्रक्रिया बताई गई है कानून के अंदर। इसकी धारा 6 की उपधारा 1 है जिसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, आप हाथ से आवेदन कर सकते हैं। एक सिंपल कागज लिया और किसी भी कार्यालय में जहां आप आवेदन पेश करना चाहते हैं वहां के लोक सूचना अधिकारी, हर कार्यालय में एक लोक सूचना अधिकारी होता है, उस लोक सूचना अधिकारी के नाम से आप आवेदन बनाएं। आवेदन में जो भी आपको दस्तावेजों की छाया प्रतियां चाहिए वो अपना पूरा उसमें ब्यौरा लिखें कि श्रीमान मैं इन दस्तावेजों की छाया प्रतियां प्राप्त करना चाहता हूं। आवेदन के साथ में 10 रुपये का एक शुल्क होता है, आवेदन शुल्क, वो आप नगद जमा करा सकते हैं या फिर उसको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करा के और कार्यालय में पेश कर सकते हैं। तो ये आवेदन की एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है। जी सर, सूचना के अधिकार के तहत RTI के माध्यम से अगर किसी सूचना को हम मांगते हैं कहीं से, कार्यालय से, तो ये सुविधा जो निःशुल्क है या इसके कोई शुल्क चार्ज है? सर जी देखिए, जैसा आवेदन के साथ में आवेदन शुल्क लिया जाता है 10 रुपये,
₹10 आवेदन शुल्क है। और उसके बाद जो लोक सूचना अधिकारी आपके द्वारा चाही गई सूचनाओं का वैल्यूएशन करेगा कि कितने दस्तावेज उसके बनते हैं जो आपने सूचना चाहिए। तो प्रति पेज A4 साइज के पेपर के ₹2 पेज का वो शुल्क चार्ज करेगा, जिसके लिए वो आपको सूचित करेगा कि श्रीमान आपने जो सूचना चाहिए उसका शुल्क इतने रुपये होता है, आप इसको जमा करा के सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, ये जो आवेदन किया था ये व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है या फिर इसको एक डाक के द्वारा करना चाहिए, या फिर एक जो फॉर्मेट है जी कि भाई इसके द्वारा किया जा सकता है, मतलब करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? प्रक्रिया क्या है? जी हाँ, देखिए जिस भी कार्यालय में आप आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ के लोक सूचना अधिकारी के नाम एक आवेदन बनाएंगे, और चाहें तो आप व्यक्तिगत रूप से उस कार्यालय में जाके आवेदन दे सकते हैं और अपनी ऑफिस कॉपी पे वहाँ से रिसीव्ड ले सकते हैं, और चाहें तो आप उसको पंजीकृत डाक से भी भेज सकते हैं। तो कुल मिला के ये होता है कि आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए कि मेरा आवेदन संबंधित कार्यालय में पहुँच गया है। तो उस तरह दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। सर, आरटीआई के तहत सूचना चाहने हेतु कोई शुल्क दिया जाता है, जैसे ₹2 प्रति कॉपी, ऐसा कुछ? जी हाँ, ₹2 पेज का इसका शुल्क है। और अगर आप जैसे दस्तावेजों का या कार्य का निरीक्षण करना चाहते हैं तो प्रथम 1 घंटे के लिए वो निःशुल्क होता है, उसके बाद फिर ₹5 का शुल्क होता है। इस तरह से इसमें शुल्क निर्धारित किया गया है, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है इसका शुल्क इस तरह से। तो सर, आरटीआई के दायरे में क्या सरकारी कार्यालय आते हैं या इसके अलावा प्राइवेट जो संस्था हैं वो भी इसके अंतर्गत संलग्न है सर? जी, आरटीआई के दायरे में सरकारी कार्यालय तो आते ही आते हैं, और इसके साथ में ऐसी संस्थाएं जो सरकार अनुदानित संस्थाएं हैं वो भी इसके दायरे में आती हैं। अनुदानित जो सरकार के अंडरटेकिंग में चल रही हैं या सरकार के अनुदान से जो संस्थाएं चल रही हैं वो भी इसके दायरे में आती हैं, कवर होती हैं। सर, आरटीआई के तहत आप ये भी बताएं हमको जरा सा, कि हमारे दर्शक जो तमाम जानना चाहते हैं कि एक जानकारी को मिलने में अमूमन कितना समय लगता है या कितना समय जाता है सर? जी देखिए, जैसा आरटीआई कानून में बताया गया है कि इसकी धारा 7(1) के अंदर आरटीआई आवेदन जैसे ही लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होता है तो उसके 30 दिन के अंदर वो उसका जवाब आपको उपलब्ध कराना होता है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को उसको आवेदन का आपका प्राप्त हो गया तो 30 तारीख तक उसको उसका जवाब देना अनिवार्य होता है, और ये जवाब उसको या तो व्यक्तिगत रूप से आपको दे के कर सकता है इसका जवाब, और या फिर वो डाक द्वारा भी भिजवा सकते हैं आपके पास में। 30 दिन की समय अवधि होती है। देखिए, तमाम जानकारी आपको मिल रही है आरटीआई के लिए, कि बहुत आवश्यक हो जाता है ऐसी स्थिति में जहां पर आपको ये तमाम जानकारियां अगर आपको व्यक्तिगत रूप से पता चले तो। सर आगे सर जानना चाहेंगे सर, अगर 30 दिन के भीतर अगर जानकारी नहीं मिलती तो आवेदनकर्ता इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है सर? जी हाँ, अगर 30 दिन में आपको अपने आवेदन का जवाब नहीं मिलता है, या मिलता है आधा अधूरा मिलता है, गलत जवाब मिलता है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इसको लेके आप जो लोक सूचना अधिकारी जिस कार्यालय में आपने आवेदन लगाया है उसके ऊपर की पंक्ति का जो अधिकारी है उसके पास प्रथम अपील फाइल कर सकते हैं। इस अपील को फाइल करने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है, और उसके पश्चात फिर 30 दिन में उस अपील अधिकारी को इस अपील को डिसाइड करना होता है। तो आपके पास पूरा राइट होता है कि अगर आप नीचे संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपर अपने अपील में पूरी बात रख सकते हैं। जी सर, आगे बात करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि सर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो आरटीआई के जिस सामने जो व्यक्तिगत जो समस्याएं सामने आती हैं या फिर जो सिचुएशन सामना करना पड़ता है आवेदनकर्ता को, उस पर सर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। जी हाँ, देखिए वैसे तो आरटीआई को आज 15 साल पूरे हो गए हैं, और दिन प्रतिदिन इसमें आरटीआई की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अजमेर की बात करें तो अमूमन 1000 आवेदन तकरीबन विभिन्न कार्यालयों में अजमेर में लगाए जाते हैं, और सूचनाएं भी मिलती हैं। हम समाचार पत्रों आपके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है कि कहीं अनियमितता हो रही है तो वो मामले भी उजागर होते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं, और इसकी वजह से अपीलों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। चाहे वो प्रथम अपील हो या राजस्थान सूचना आयोग की बात करें तो आज की तारीख में वहाँ हज़ारों की संख्या में अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये सरकारों का एक रवैया रहा है या प्रशासनिक प्रक्रिया आप समझें कि सूचना आयोग में आज सूचना आयुक्त के पद रिक्त पड़े हुए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए खींचतान चल रही है, तो वहाँ पे अपीलों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, और एक अपील को निर्धारित होने के अंदर में 2-2 साल का समय लग रहा है। तो जो सूचना आपको 30 दिन में मिल जानी चाहिए थी उसके लिए आवेदक को 2-2 साल इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि मतलब वो औचित्य खत्म हो जाता है। जिस पर्पज़ के लिए मैं आपसे सूचना लेना चाहता हूँ, अगर वो मुझे 2 साल बाद मिलेगी तो उस औचित्य खत्म हो गया मेरा उस सूचना को। और दूसरा, समय, श्रम, मशीनरी, इसका दुरुपयोग अपयोग हो जाता है। आज सूचना आयोग में अपीलों की जैसे अपील वहाँ भेजेंगे तो प्रथम तारीख भी 10 महीने बाद की मिल रही है। तो ये मतलब जो इसके मंशा थी कानून की वो फलीभूत नहीं हो पा रही है। आज 2-2 साल में अपीलों का निस्तारण होना, तो मैं नहीं समझता कि किसी को ये वास्तव में इसका लाभ मिल पा रहा होगा। दूसरा ये रहता है
कि सूचना आयोग से जुर्माने जब लगते हैं लोक सूचना अधिकारियों पे, तो जुर्माने उनके द्वारा नहीं भरे जा रहे हैं। पहला तो ये कि आप सूचना नहीं देते हैं। दूसरा, अगर लोक सूचना अधिकारियों पर जुर्माने लग रहे हैं तो जुर्माने उनके द्वारा नहीं जमा कराए जा रहे हैं। एक हमने सूचना के अधिकार में राजस्थान सूचना आयोग से डाटा कलेक्ट किया था, तो पिछले 10 साल में हमारे पास डाटा आया 2.5 करोड़ रुपए आज की तारीख में बकाया चल रहे हैं प्रदेश के विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों पे बकाया का, और उसकी रिकवरी के लिए ना तो सरकार की तरफ से ना सूचना आयोग की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। तो एक तरह से ये धार को कुंद कर रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं मंशा है कि इसको कानून को धीरे धीरे खत्म करने की कहीं ना कहीं मंशा इनमें प्रतीत होती है। और एक दूसरा, और हमने एक RTI लगा के मालूम किया प्रदेश सरकार से कि आपने इसके प्रचार प्रसार पे आज तक कितना खर्चा किया। आपको आश्चर्य होगा कि प्रदेश सरकार ने और अजमेर जिला प्रशासन ने आज तक इस पे 1 रुपया खर्च नहीं किया है, सिंगल पैसा खर्च नहीं किया RTI के प्रचार प्रसार के लिए। और जो भी प्रचार किया जाता है तो सोशल जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो RTI पे वर्क करते हैं उन संस्थाओं के द्वारा खर्चा करके और इसका प्रचार किया जा रहा है। तो इस तरह से एक जो बोर्ड लगाए जाते हैं RTI को, जो धारा 41B के अंदर एक बताया गया है कि हर लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें सूचना किस तरह से उपलब्ध कराई जानी है उसकी जानकारी वहाँ दी जाएगी। तो 15 साल बाद भी आज वो बोर्ड नहीं लगे हैं, और जिस कार्यालय में लगे थे वहाँ से वो बोर्ड हटा दिए गए हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा इनकी दिखती है? तो 15 साल बाद भी हालात ये हो रखे हैं कि वो ही मानसिकता है इनकी कि कोई हमसे सवाल ना पूछे। तो आज 15 साल भी वहाँ का वहीं खड़ा हुआ RTI कानून वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जिसमें शामिल किया गया था कि RTI को शामिल करके इससे जो मिलने वाले फलीभूत फायदे थे उन पर लगातार बात की जानी थी और लगातार उनका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलना आवश्यक था। लेकिन कहा जा रहा है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं इससे सरकारी जो अस्पताल होते हैं उनमें लगातार आप देखते हैं कि आपको अगर सोनोग्राफी करवाने जाना है तो आज आप जाएंगे तो आपको 1.5 महीने बाद की दिनांक मिलती है। तो उसी तरह से शायद ऐसी व्यवस्था हो गई है शायद इसकी कि आज अगर आपको कोई जानकारी लेनी तो जानकारी की वो आवेदन करने के लिए आपको मतलब 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ता, तो जानकारी तो कब तक आएगी, ऐसा ही कुछ है शायद। जी हाँ, जी हाँ। तो आज हम देखते हैं कि हमने आवेदन तो लगा दिया, लेकिन आवेदन का या तो गोलमोल जवाब दिया जा रहा है या उसको टालमटोल वाला जवाब दिया जा रहा है, जिसको लेके अपीलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा ये होता है कि अपीलों में जाने से सरकारी समय, श्रम, धन का व्यय हो रहा है। तो कुल मिला के RTI को जो मंशा थी वो आज पूरी होती नज़र नहीं आ रही है, जो व्यवस्था आज की देखने में आ रही है सामने। तो आगे इसका क्या भविष्य देखते हैं कि RTI को जीवंत करने के लिए या फिर आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन मापदंडों का ध्यान रखना जरूरी है और किस तरह से इसको आगे अलाइव किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वास्तव में लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जनता को इसका वास्तव में फ़ायदा पहुंचाना जाना चाहिए और सरकार की मंशा स्पष्ट है, तो जिस तरह से कानून में बताया गया है कि लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति हो, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो, और 30 दिन में अगर कोई सूचना नहीं देता है तो उस पर सख्त कठोर कार्रवाई हो, अपीलों का जल्द निस्तारण हो, और जो जुर्माने लगाए जाते हैं उनकी वसूली के लिए प्रक्रिया प्रभावी प्रक्रिया से ये हो, ताकि लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिले। और सरकार को चाहिए कि इसके प्रचार प्रसार के लिए भी काम करे, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद यही एक पहला ऐसा कानून है जो वास्तव में ये एहसास कराता है कि जनता ही ये मालिक होती है और बाकी जो लोक सेवक होते हैं ये जनता की सेवा के लिए होते हैं। इनको इनके काम के अनुरूप पदनाम दिए गए हैं, जैसे कोई जिला कलेक्टर हैं या कोई सहायक कर्मचारी हैं, वो उनके काम के अनुरूप दिए गए हैं। कहाँ सभी को लोक सेवक जाता है जो कि जनता के टैक्स के पैसे से ही वेतन प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे प्रति पूर्णतः जवाबदार हैं और देश की जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। हाँ, वैसे जनता का एक सवाल और आ चुका है। इसी के बीच आपको बता दूं मैं कि अभी जिस तरह से लोग जानना चाहते हैं कि सरकार की मंशा जो है अस्पष्ट है, क्योंकि आप सब देख सकते हैं कि केंद्र में और राज्य में जो सरकार का जो व्यू रहता है वह अस्पष्टता वाला रहता है। तो अगर सरकार अपने महकमे की जानकारी आपको उपलब्ध कराती है तो क्या सरकार का जो रवैया है वो उतना बन पाएगा जिस तरह से बना के वो चल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि इस सूचना के अधिकार के माध्यम से सरकार की कमियां जो हैं वो बाहर नज़र आ सकती हैं। तो शायद इस वजह से भी ये कानून थोड़ा शिथिल पड़ता हुआ नज़र आता है। जी बिल्कुल सर, ये इस कानून के पीछे मंशा यही थी कि पब्लिक को भी इसमें, जनता को भी भागीदार बना दिया जाए, क्योंकि ये वैसे लोकतंत्र, स्वतंत्र देश में लोकतंत्र का ही राज होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमारी बात को अच्छे से नहीं रख पाते हैं। हम फिर भी मजबूर होते हैं कि हम सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाएं। तो उसको देखते हुए जनता को ये अधिकार दिया गया था कि एक तो वो अपने कार्यों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकें, सरकार, शासन और प्रशासन में क्या
क्या चल रहा है उसकी वो जानकारी प्राप्त कर सकें, और भागीदारी निभाते हुए अगर कहीं कोई अनियमितता है, कहीं कोई नियम विरुद्ध विधि विरुद्ध काम हो रहा है तो उसकी जानकारी हुई वो उजागर करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार का मंशा रहती है कि जितना अगर आरटीआई आवेदन लगते हैं और जितनी इनकी पोलें खुलती हैं और अनियमितता उजागर होती है, घोटाले उजागर होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब होती है। तो कहीं सरकार का ये स्पष्ट रुख रहता है कि कम से कम आवेदन आए और इसके प्रचार प्रसार भी कम किया जाए। हम आए दिन मीडिया के माध्यम से देखते हैं, अजमेर में भी हमने कई इस तरह के मामले उजागर किए हैं कि जिसमें जो अनियमितता से संबंधित होते हैं या घोटाले उजागर होते हैं। तो आज हम देखते हैं कई सरपंच अपनी सरपंचाई इससे छोड़ के घर बैठे हुए हैं। तो कई तरह के इस तरह के मामले होते हैं, तो कहीं सरकार की मंशा रहती है कि इसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाए। तो ये है हमारे साथ तरुण अग्रवाल, जो कि लगातार आरटीआई के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और सर साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि आपके कुछ अगर आप ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने रखना चाहें जिससे कि आपने जनहित के लिए कोई कार्य किया हो या समाज के कल्याण के लिए इस आरटीआई के तहत, तो सर हमारी जनता को बताएं। जी जी, मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखना चाहता हूं जो मैंने आरटीआई का इस्तेमाल करते हुए व्यापक जनहित में ये काम किए थे। पहला उदाहरण मैं आपको महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का बताना चाहता हूँ। वहाँ क्या था कि सूचना के अधिकार के अंदर अगर कोई छात्र अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करना चाहता है तो उन्होंने एक निर्धारित शुल्क रख रखा था 400 रुपये एक कॉपी का, जबकि आरटीआई कानून कहता है कि एक पेज के आप 2 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर एक कॉपी में 28 पेज होते हैं तो मैक्सिमम आप 56 रुपये उसके चार्ज कर सकते हैं, प्लस जो 10 रुपये आवेदन शुल्क है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक नियम बना दिया था कि हम 400 रुपये में ही कॉपी देंगे। तो इसमें एक स्पष्ट है कि कोई भी संस्था एक तो अपनी तरफ से कोई नियम नहीं बना सकती, सुपरसीड नहीं कर सकती कोई भी संस्था जिसको जो कानून संसद द्वारा बनाया गया है। तो हमने इसके ऊपर पहले एक शिकायत फाइल करी कि आप सब ये काम जो कर रहे हैं 400 रुपये का, ये इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आपको कानून की पालना करनी ही होगी और 2 रुपये पेज से ही आपको शुल्क लेना होगा। उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। हमने परस्यू भी किया, हम जाके भी आए MDS यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने फिर आरटीआई फाइल करी कि श्रीमान हमने जो आपके यहाँ पे ये शिकायत दी थी तो उस पर आपने क्या कार्रवाई करी। तो उसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई तो कुछ की नहीं थी और आरटीआई में जवाब भी देना है कि क्या कार्रवाई की है, तो इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने तुरंत ही एक अध्यादेश नोटिफिकेशन जारी किया और वहाँ पे अब 2017 से 2 रुपये पेज वो कॉपी लेने लग गए हैं और एक कॉपी अब छात्र को 56 रुपये में मिलने लग गई है। तो ये एक हमेशा के लिए एक फ़ायदा हो गया बच्चों को। MDS यूनिवर्सिटी के छात्र जो भी हैं उन सभी को 56 रुपये में अब कॉपी अवेलेबल हो जाती है। दूसरा उदाहरण मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा अगर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता है उसको 300 रुपये का शुल्क चार्ज किया जाता था पहले वहाँ पे, और अगर बच्चे के पुनर्मूल्यांकन में नंबर बढ़ जाते हैं तो भी शुल्क वापस नहीं लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमने ये विचार किया कि गलती तो परीक्षक से हो रही है जिसने गलत कॉपी चेक करी, तो दंड उसका वो छात्र क्यों भुगते। 300 रुपये आप उससे चार्ज कर रहे हैं और जबकि गलती आपके परीक्षक की है। तो हमने इसके लिए भी वहाँ ज्ञापन दिया कि श्रीमान ये 300 रुपये अगर उसके अंक बढ़ जाते हैं तो उसको लौटाया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ भी सुनवाई हमारी नहीं हुई। और हमने इसके ऊपर भी जब आरटीआई फाइल करी कि आपने हमारी शिकायतों पे क्या कार्रवाई की है, ये आप 300 रुपये का शुल्क रहे हैं जो विधि विरुद्ध है और इसको वापस लौटाया जाना चाहिए। तो उन्होंने हमारे आरटीआई आवेदन जाने के बाद इस मामले को प्रबंधक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रखा और वहाँ ये प्रस्ताव पास हुआ कि जो भी बच्चे के नंबर बढ़ते हैं पुनर्मूल्यांकन में तो वहाँ उसको वापस वो शुल्क 300 रुपये लौटाया जाएगा और उसकी वसूली जो परीक्षक से की जाएगी जिसने उसकी गलत कॉपी अंकन किया है। तो ये व्यवस्था भी 2017 से लागू हो गई है और तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए हर साल बच्चों को रिफंड होते हैं। करीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चों के अंक हर साल बढ़ जाते हैं। तो ये एक व्यापक जनहित की बात, जो एक आरटीआई सिर्फ एक आरटीआई आवेदन से ये इतना बड़ा रिजल्ट एक आया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन में भागीदारी का एक इसको सबूत कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने भी प्रशासन में भागीदारी निभाई है इसको आरटीआई कानून को लेके। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अजमेर की जनता को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि सूचना का अधिकार है और ये अधिकार सभी नागरिकों को मिला हुआ है। तो कम से कम साल में 2 बार आरटीआई और आवश्यकता होने पर जरूर आरटीआई आप फाइल करें और इसका नतीजा जरूर आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका अधिकार का जरूर से ज़रूर इस्तेमाल करें आप। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जनता को और हमारे जितने भी दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से तरुण अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं और फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर होंगे जनता के ही अन्य मुद्दों के साथ में। जब तक देखते रहिए AY न्यूज़। मेरा नाम है मनन शर्मा, मेरे साथ है कैमरामैन कृष्णा।